आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। 15 अगस्त को जब भारत अपनी आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में लगभग 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान राज लौट आया है। अमेरिका ने पूरे 20 साल तक खुद को अफगानिस्तान में झोंक दिया। इस दौरान उसने लगभग 61 लाख करोड़ रुपए फूंक कर 3.5 लाख अफगानी फौज तैयार करने के दावे किए, लेकिन 20 सालों के ये दावे तालिबान ने महज 20 दिनों के भीतर ही धराशायी कर दिए और अफगानियों की 3.5 लाख की फौज पर तालिबान के 70,000 लड़ाके भारी पड़ गए। इसके साथ ही अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का शासन लौट आया है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि तालिबान अचानक कैसे बिना खून खराबा किए काबुल में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। तो इसके लिए हम आपको अतीत में लेकर चलते हैं। अफगानिस्तान 1919 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। उसी के बाद वहां राजशाही शुरू हुई। लगभग 54 साल तक शाह परिवार ने वहां राज किया। अफगानिस्तान के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह 1973 में बीमार हुए, जिन्हें इलाज के लिए इटली ले जाया गया। उनके इटली जाते ही उनके सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जिसके बाद दाऊद खान ने वहां की जनता से वादा किया कि वो नया संविधान लाएंगे। लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम कायम कर दिया ताकि वो अकेले सत्ता में रह सके। वहां की जनता ने इसका जोरदार विरोध किया और फिर 1978 में पहली बार वहां एक क्रांति के नाम से आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी अगुवाई की नूर मोहम्मद तारिकी ने। उन्हें अफगान जनता का भरपूर समर्थन मिला और आखिरकार क्रांति कामयाब हो गई और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद अफगानिस्तान की सत्ता नूर मोहम्मद तारिकी के हाथों में आ गई। वो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। नूर मोहम्मद तारिकी सोवियत संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। उनके कार्यकाल में ही पहली बार अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण शुरू हुआ, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और कल कारखाने शुरू किए गए और महिलाओं की आजादी और उनकी पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक सरोकारों के चलते तारिकी सरकार ने अमीरों की जमीनें गरीबों को बांटना शुरू कर दी। लेकिन नूर मोहम्मद तारिकी की आधुनिकीकरण की कोशिश और महिलाओं की आजादी वहां के कई कबीलों को पसंद नहीं आई। उन्हें ये सब इस्लाम के खिलाफ लगा, जिसके बाद मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध शुरू हो गया। वहीं इस दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमा रहा था, तो वहीं उसी वक्त अमेरिका ईरान में आधुनिकीकरण के नाम पर अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। अमेरिका ने वहां मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद का विरोध करने वाले अफगानी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अमीन की मदद से अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को आगे कर दिया और अफगान लोगों को मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद ली और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने लगी। तारिकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया। इसी के साथ सऊदी अरब से बहुत सारे लोग सोवियत संघ और तारिकी सरकार से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए। इन्हीं लोगों में से एक ओसामा बिन लादेन भी था। वहीं अफगानिस्तान में अलग अलग कबीलों के अलावा बड़ी तादाद में तालिब यानी छात्रों को भी सोवियत संघ और तारिकी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। बहुत से छात्र संगठन इस मुहिम में जुड़ने लगे थे। इन्हीं में से एक तालिब यानी छात्र इस विरोध आंदोलन में सबसे आगे था। आंदोलन और विरोध को बढ़ता देखकर नूर मोहम्मद तारिकी को सोवियत संघ जाना पड़ा। सोवियत संघ के नेताओं ने तारिकी को सुझाव दिया कि वो फिलहाल आधुनिकीकरण की मुहिम को रोक दें। सोवियत संघ ने तारिकी को यह भी बताया कि उनका विदेश मंत्री अमीन CIA के लिए काम कर रहा है, उसे भी हटा दें। लेकिन अमीन को उसके हटाए जाने की खबर CIA ने पहले ही दे दी थी, लिहाजा
जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी और उनका परिवार वापस अफगानिस्तान लौटा, तभी हफीजुद्दीन अमीन ने तारिकी और उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया और इसके बाद उसने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। नूर मोहम्मद तारिकी की मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को अपनी थल सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। रूसी सेना ने काबुल में घुसकर हफीजुद्दीन अमीन को मार डाला। रूसी हमले के बाद अमेरिका को भी मौका मिल गया और अमेरिका ने मुजाहिदीनों को रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसे और यहां तक कि वीजा भी दे दिया। रूस ने अफगानिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन पहाड़ियों और पथरीली जमीन की वजह से उन्हें परेशानी होने लगी। उनके लिए वहां टिकना आसान नहीं था। एयरफोर्स भी वहां उनकी मदद नहीं कर सकी। इसके बाद रूसी सेना लंबी लड़ाई के बाद वापस लौट गई। रूसी सेना की वापसी के साथ ही मुजाहिदीन आपस में ही भिड़ गए और मुजाहिदीनों ने अपने अपने इलाकों में अपने गुट बना लिए। इसकी वजह से अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे इस गृह युद्ध में छोटे छोटे गुट हारते चले गए और जो विजयी बनकर उभरा वो गुट अफगानिस्तान के छात्रों का था, यानी तालिब। और तालिब में भी एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया, वो नाम उमर का था, जिसने रूस की सेना से सीधे टक्कर ली थी। मुल्ला उमर, जिसने तालिबान को जन्म दिया, जिसने 1998 में पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंपी। मुल्ला उमर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तालिबान के जनक मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो चुकी थी, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौटने के साथ ही एक बार फिर से तालिबान राज का जन्म हो गया है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।